तो जेल भी जाना पड़ा। मैं तीसरे दिन छूट के AP सिंह जी थाना प्रभारी थे, उन्हें पीछे ज़मीन कुशवाहा जी के है, उन्होंने आवेदन लगा दिया कि जुम्मन जबरन 603 में हमारी ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी और तरह तरह के त्योहारों में, हिंदू के त्योहारों में आप ज़्यादातर रुचि लेते हैं। इस बार विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो समाज है। आप सीधे समाज सेवा में उतर आए। देखिए क्या है, जहाँ कृष्ण जी का मेरा व्यक्तिगत प्रेम है, तो क्या है कि मैं हमेशा समाजशास्त्र का छात्र रहा हूँ। बोले टोल प्लाजा में नौकरी दिला दी, हम कहें चलिए ठीक है। माननीय दाऊ साहब से बात किए, तुरंत ज्वाइन हो गई। ज्वाइन होने के बाद उनके मन में ये धारणा बैठ गई कि यार मैं किनकी सिर्फ आज पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो एक नारा बना है कि नौजवान जिधर जाएगा हिंदुस्तान उधर जाएगा। चल दिया काफिला नौजवानों का, अब कौन इसे रोक पाएगा। नौजवान जिधर जाएगा हिंदुस्तान उधर जाएगा। तो ये हमेशा नौजवान जो है हमारे देश का, हमारी मातृभूमि का, हमारे क्षेत्र का, पूरे समाज का, पूरे भारतवर्ष का जो नवयुवा तबका है, नवयुवा वर्ग है, वो देश की रीढ़ रहा है हमेशा। और कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए, जनमानस के विकास के लिए नवयुवकों द्वारा ही पहल की गई, तब जाकर इस देश में क्रांति आई। चाहे वो आज़ादी का समय रहा हो, चाहे वो वर्तमान समय रहा हो। और आज का जो परिवेश है, तो आज पूरे देश में एक सही, सच्चे, ईमानदार और कर्मठ, लगनशील नवयुवकों की ज़रूरत है आज हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए। आज जो कि वर्तमान में जो देश की स्थिति है, ऐसे हालात को देखते हुए ऐसे कर्मठ और एक तपस्वी टाइप के, एक त्यागी नौजवानों की ज़रूरत है, जो कि देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकें। और आज के परिक्षेत्र में, आज के परिवेश में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24, अनुज प्रताप सिंह के साथ। JN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही शख्स से, ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं चैनल के माध्यम से, जो कि नौजवानों के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं, नवयुवा वर्ग के लिए एक विचार बन चुके हैं। वो शख्स हमारे बीच में है, जिनका नाम है जुम्मन खान, जो कि रायपुर जनपद, रीवा जिले के रायपुर जनपद से लगा एक ग्राम पंचायत है जुगनिहाई, जुगनिहाई से बिलोंग करते हैं, जुगनिहाई के रहने वाले हैं। और आज हमारी टीम उनके निज निवास में ही यहाँ पर बैठी हुई है। उनसे रूबरू कराना चाहेंगे आपको, जिनका नाम जुम्मन खान है, हमारे बीच में है। सर जी, सबसे पहले तो आपको हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। News24 का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने मुझे ढूंढ लिया। हालांकि मैं न्यूज़ से और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूं। मैं प्रकृति और भगवान पे भरोसा करता हूं, काम अनव्रत लगाया हूं। पर धन्यवाद, आपने मुझे ढूंढा। इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत वंदन और करता हूं और आभारी हूं इस बात के लिए। सर जी, जैसा कि आज के परिवेश में लोग जन्म लेने के बाद पढ़ते लिखते हैं, और पढ़ने लिखने के बाद हर आदमी की एक सोच होती है कि हम, कोई कहता है, किसी की सोच रहती है कि हम पढ़ने के बाद इंजीनियर बनेंगे, कोई सोचता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है हम इस फील्ड में जाएंगे, कोई सोचता है हम उस फील्ड में जाएंगे। आपने सब फील्डों को दरकिनार करते हुए, जो कि बहुत सारे ऑप्शन ज़िंदगी में रहते हैं, आए भी होंगे, आपने समाज सेवा को ही सर्वोपरि क्यों माना और आपने समाज सेवा को ही क्यों चुना? मैं APS यूनिवर्सिटी भी फाइनल का छात्र रहा हूं और मेरे कई विषय में डिस्टेंस भी लगे हैं। और तो मैं ये चाहता हूँ, मैं वहाँ भी, जब मेरा आज उठा के आप देख लीजिए 8वीं के बाद, मैं वहाँ भी छात्र संघ का नेता हुआ करता था। जब मैं कॉलेज पहुँचा तब भी मैं अध्यक्ष हुआ करता था। ये समाज में, जो समाज की सेवा करने में जो सुकून मिलता है, वो शायद मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ें मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए समाज की सेवा सर्वोपरि है। और बाकी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, सब चीज़ है, किसी चीज़ की कमी है नहीं। पर समाज सेवा वो मेरा धर्म है, इसलिए मैं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ अपने युवाओं से भी
कि घर के साथ साथ समाज को भी देखा जाए और समाज की सेवा किया जाए। अजी उसी की वजह से हमने 150 लोगों की एक युवा संगठन की एक टीम बना के रखी है, और वो टीम आज भी किसी के मृत्यु में हो, कोई परेशान गोमती खोलने वाला हो, उसको 5,000 रुपये की मदद करनी हो कि 5,000 में अपना व्यापार चला सके, तो आज भी मेरी टीम युवा संगठन के नाम से काम कर रही है। उसमें चाहे भैरवनाथ वेलफेयर सोसाइटी का काम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हर वर्ष 2008 से कंटिन्यू मैं मना रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे लोग आते हैं उसमें। माननीय हमारे गुड़ क्षेत्र के विधायक जी का काफ़ी आशीर्वाद रहता है और हम हमेशा आते हैं। जैसा कि हमारी बातों को आप अन्यथा न लीजिएगा, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, और ज़्यादातर देखा गया है, क्षेत्र के लोगों से भी सुनने को मिला है कि आप हर वर्ग हर समाज के लोगों को लेकर जो चलने की आपके अंदर जो जज्बा है, और सब समाज के सब लोगों के धर्मों में शरीक होना, सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों का कार्यक्रम कराना। और देखा भी गया है कि यहाँ पर जैसे कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, भैरवनाथ सोसाइटी, भैरव बाबा का मंदिर है, और कृष्ण जन्माष्टमी और तरह तरह के त्योहारों में, हिंदू के त्योहारों में आप ज़्यादातर रुचि लेते हैं। इस बार विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो समाज है। समाज में कोई जात का इशू नहीं है। मेरे हिसाब से जात नहीं आनी चाहिए। हालांकि जात का थोड़ा प्रचार है, लोग अभी हमने 2 चुनाव लड़े हैं, उसमें चुनाव में कई तरह तरह की विरोधियों का ये नारा रहा है। सरपंची में भी मेरी मैडम खड़ी हुई थी, बहुत चंद वोटों से उनकी हार हुई, तो कई लोग ये विरोधी माने कह रहे थे कि ये मुस्लिम समाज से है। मेरे हिसाब से अभी कुंभ यात्रा में हमने 1500 थालियाँ लगवाई, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं गंगा मैया जी का किसी कारणवश दर्शन नहीं कर पाया, हालांकि मैं महीने में 1-2 बार गंगा जी के दर्शन करने जाता हूँ, गंगा मैया जी का, हनुमान जी का अक्सर जाता हूँ, अगर किसी कारणवश मैं नहीं पहुँच पाया तो कम से कम इतना तो कर दूँ कि कुंभ यात्री जो जहाँ जा रहे हैं उनको पानी पिला दूँ, तो इससे बड़ा मेरे लिए पुण्य और पाप नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ ये पुण्य का काम है, पुरोहित का, और ये काम होना चाहिए। और इसी की वजह से मैं कृष्ण जन्माष्टमी का भी कार्यक्रम करता हूँ। तो मेरे लिए समाज इसो नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं ये मुस्लिम समाज से हूँ तो इस समाज में ऐसा नहीं है। हर वर्ग से मेरा है। विरोध तो बहुत होता होगा, हमेशा विरोध हुआ आपके समुदाय के लोग भी मेरे कई बार, इसी वजह से माननीय जी भी कई बार बोल चुके हैं कि आपके लिए जात अड़चन आ जाती है। ये बात होती, इसी वजह से मेरे मुस्लिम समुदाय के 150 वोट जहाँ पे थे, मुझे 1 वोट भी नहीं मिले, और उसी वजह से 22-23 वोट से मेरी हार हुई। बाकी अदर समाज के सपोर्ट मुझे मिलता है और हमेशा मिला है। और मैं चाहता हूँ, अब रही बात मुस्लिम में, एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ की बहुत विकराल कमी है कि शिक्षा का थोड़ा अभाव है। और ख़ासकर हमारे चुनाव हम देखें 8वीं की बात कोई है ही नहीं, तो उनसे और मेरा जो वातावरण रहने का, खाने का, बैठने का, लोगों के साथ रहने का, ये थोड़ा अलग है, और इसी वजह से थोड़ा डिस्टेंस रहता है। मैं कहता हूँ शिक्षा लो, शिक्षा अगर लगाओ तो शिक्षा लो, जिस दिन शिक्षित हो जाओगे उस दिन ये जाति धर्म का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा, और हर मानव एक है। बस ईमानदारी से रहो, समाज की सेवा करो, ये मेरा उद्देश्य है। देखा गया कि आपके ग्राम पंचायत जोगनिहाई में जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आपके द्वारा गठित की गई टीम से 2008 से ये अनवरत चल रहा है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? और जो इस साल जो जन्माष्टमी आने वाली है उस पर आपकी क्या तैयारी है? जन्माष्टमी की तैयारी तो मैं अभी से, मेरी टीम काम करना चालू कर दी है, और मैं चाहूँगा कि दलसागर हनुमान जी से इसके पूर्व में मैं उस कार्यक्रम में, मेरा एक युवा संगठन का प्रभारी विजय साकेत जी जो ख़त्म हो गया था, इस वजह से उस कार्यक्रम को बीच में कैंसिल करना पड़ रहा था। अब मैं चाहूँगा दलसागर हनुमान जी से 100 कलश और केसरी साड़ी पहना के, बाकायदे रथ के साथ कृष्ण जी की झांकी बना के, और एपीएस यूनिवर्सिटी की एपीएस महाविद्यालय की ग्राउंड में आएगी। और इस बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि जी उस कार्यक्रम के मुखिया बनेंगे, और दाऊ साहब ही मुख्य अतिथि होंगे। और उन्हें गुड़ विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी, वो इसे हमेशा सदा से आशीर्वाद देते रहे, और कृष्ण जन्माष्टमी में पुनः उनको बुलाया जाएगा, और उस रथ में वो शरीक होंगे, जिसकी मैं तैयारी चालू कर दिया हूँ। और फिर से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष और भव्य होगा। आपके अंदर ऐसी वेदना और इस तरह के कार्य करने की ये जिज्ञासा, ऐसी इच्छा आपको क्या याद है कि कब से जगी आपके अंदर कुछ? देखिए, मैं हमेशा समाज शास्त्र, ऐसा कौन सा माहौल को आपने देखा, कौन सा माहौल आपके अंदर क्रिएट हुआ, कौन सी ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आप सीधे समाज सेवा में उतर आए? देखिए क्या है, जहाँ कृष्ण जी का मेरा व्यक्तिगत प्रेम है, तो क्या है कि मैं हमेशा समाज शास्त्र का छात्र रहा हूँ, और मैं हमेशा पढ़ता हूँ, ये बात भी आज भी मैं पढ़ता हूँ
तो उसमें देखें कि अच्छे अच्छे जो मठाधीश हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, कृष्ण जी के पास जाते हैं, पर एक गेट में रस खान बैठा हुआ आता है और बार बार कहता है कृष्ण जी को जूती पहनाऊंगा, और कृष्ण जी को कहना पड़ता है कि रस खान की जूती पहनूंगा। इसलिए कृष्ण जी से जो मेरा व्यक्तिगत अटूट प्रेम है उसको मैं नहीं बयां कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं जब तक रहूं तो भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम और कृष्ण जी से मेरा लगाव सदा बना रहे। समाज क्या कहती है ये मेरे लिए मायना नहीं रखता, समाज में अच्छे कार्य होना चाहिए, ये मेरे लिए मायना रखता है। जिस तरह से आप हिंदुओं के त्योहारों में, अन्य वर्ग के त्योहारों में, धर्मों में आप शरीक होते हैं, उसी तरह से क्या आप अपने त्यौहार में भी उसी तरह से आपकी देखिए, मैं हर कोई कार्यक्रम हो, अच्छा हो, चाहे कि कोई के दुख का कार्यक्रम हो, चाहे कन्याओं की शादी रही हो, जैसे कि आपके त्यौहार हो गए, मुहर्रम हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, और उसमें समाज के लोग इकट्ठे होंगे, अन्य वर्ग के लोग भी इकट्ठे होते हैं जो अपने दोस्त भाई फ्रेंड हैं, तो आप देखिए मुहर्रम अभी चल ही रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। मुहर्रम की तैयारी कंटिन्यू अनवरत हमने चालू कर दी। 35/55 में मेरे पूर्वज पहले ही मस्जिद का निर्माण हो चुका था, 4 लाइनें फंस गई है। कई लोग बोले कि मस्जिदें नहीं, हम कह राष्ट्रीय राजमार्ग में किसी प्रकार का बाधा नहीं, अगर शासन को आवश्यकता है तो उसको हटाया जाएगा, और हटा के दूसरी पुनः फिर मैं निर्माण कर रहा हूँ। तो मैं कोई ये नहीं कि मैं मुस्लिम समाज से घिरा रखता हूँ, आज भी मुस्लिम समाज से मैं उतना ही प्रेम करता हूँ। आपने अभी बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी, भैरव बाबा सोसाइटी और हिंदू धार्मिक त्योहारों में आप रुचि ले रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे आयोजन आप सफल बना चुके हैं। इसी तरह से बृहद कोई मुस्लिम समुदाय के त्योहारों में भी ऐसा कोई आपने आयोजन कराया क्या? मैं हमेशा आयोजन करता हूं, आज भी मेरी कम से कम 20 ठो आप पिक उठा के देख लीजिए, जहां 400-400 मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। और आज भी अभी मुहर्रम में कार्यक्रम है, मेरे घर से ही रायपुर के लिए रथ रवाना किया जाएगा। ताजिया मेरे घर के ही पास में आके इकट्ठा होगी, वहाँ से सबको एक खिचड़ी और माने मीठा गुलाब जल पिला के रायपुर के लिए मैं ही रवाना करूँगा। मैं खुद उसमें रहूँगा, मैं हमेशा शरीक होता हूँ। और बस एक बात की गाइडलाइन है कि कार्यक्रम वो करो कि सामने वाला अगर रास्ते से गुजरे तो उसको ये एहसास ना हो कि ये कोई गलत नारा लगा दे। नारा वही लगना चाहिए जो धार्मिक है। आप धार्मिक अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करिए ताकि वो भी हमारे इसमें शामिल हो सके। हम उस जोश में कि आज हम 400 पब्लिक के साथ कोई रथ निकाल रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जो सामने वाला 1-2 लोग रास्ते में खड़े हों, 10-25 लोग खड़े हों, तो उनको वो चीज़ बुरी लगे। ये मैं गाइडलाइन देता हूँ। बाकी कार्यक्रम करिए। हिंदुस्तान की सरजमी पे रस खान जी एक ही साथ बैठे तो बराबर सम्मान करिए। आप दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे तो अपने धर्म का ऑलरेडी सम्मान हो जाएगा। और बहुत लोग ऐसे हैं मेरे साथ मनाते हैं, हिंदू समाज के भी लोग मेरे हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं। मैं ऐसे 50 ना हो आपको बता दूंगा। मेरे युवा संगठन के ज़्यादातर साथी उस दिन टोपी लगाते हैं, आप एहसास नहीं कर पाएंगे कोई हिंदू समाज के हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे। वो उसी तरह खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरह खिचड़ी खिलाते हैं, उसी तरह टोपी लगाए रहते हैं, आप एहसास ही नहीं, पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वो हिंदू समाज के हैं। तो ये लगाव होना चाहिए, तो हर वर्ग में होना चाहिए। मैं ये संदेश मैं दूसरे समाज को भी देना चाहता हूँ। मेरी तो ये मनोकामना है कि मेरा कार्यक्रम दूसरे समाज के लोग मनाएं और दूसरे समाज का कार्यक्रम मैं बनाऊं। जिस वक्त ये हो जाएगा उस वक्त ये कोई जहां तमाम जो तरह तरह के विवाद मचे हुए हैं ये सारे विवाद ख़त्म हो जाएंगे, और उस वक्त अखंड भारत की कल्पना मैं देख रहा हूं और ये एक दिन हो के रहेगा। जैसा कि भैरवनाथ वेलफेयर सोसाइटी जो यहाँ पर बनी है, संगठन को आपने खड़ा किया है, इसके संरक्षक शायद गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी भी हैं। इस विषय पर आप रोशनी डालिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भैरवनाथ वेलफेयर सोसाइटी एक है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भैरव सिंह करचुली एक नाम था। उस ज़माने की मैं ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ, पर कुछ जानकार लोगों से, बीरभान सिंह जी से, माननीय निपेन सिंह जी से मैं थोड़ी जानकारी लिया हूँ। तो ये बताएं कि भैरव सिंह करचुली एक बहुत बड़े योद्धा और एक बहुत बड़े समाज के साधु थे, यानी सांत्विक विचार के थे। तो वो भैरवनाथ की एक मूर्तियाँ ला के रख दिए। भैरवनाथ जी की एक आशीर्वाद तो है, चाहे जिस तरह से गाड़ियाँ वहाँ लड़ जाए, चाहे जिस तरह से गाड़ी वहाँ पलट जाए, लेकिन आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ है। तो वहाँ मैं ये चाह रहा था कि भैरवनाथ जी की अगर ये प्राचीन धरोहर है तो उस धरोहर को बचाना हम युवाओं का ये दायित्व होता है। तो भैरवनाथ के जस्ट बगल माँ काली की मंदिर थी, और मंदिर में अक्सर बारिश की वजह से वहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। जैसे भैरवनाथ मंदिर में पानी की व्यवस्था नहीं थी,
माननीय जी से हमने बात किया, हम कहते साहब वहाँ पे एक पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब भैरवनाथ में लोग नरियर फोड़ने आते हैं तो पानी रहता नहीं, इधर उधर देखे, गुटखा खाए हैं, रुमाल से मुंह पहुँचे, नरियर फोड़ने लगे। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। मैंने दाऊ साहब जी से बोला, हम कहते दाऊ साहब वहाँ पानी की व्यवस्था है। बोले पानी क्या करेंगे? हम कहे कम से कम इतना तो है कि वहाँ कोई पुजेरिया है तो कुल्ला कर लेगा। और इस बात से वो बहुत वो हुए, माने खुश हुए कि वाह क्या सोच रखते हो जुम्मन, जाओ तुम्हारा बोर होगा। और भैरवनाथ जी में बोर हुआ, आज वहाँ लोग कुल्ला नहीं पैर धो के जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ तो अभी कुछ दिन पहले ये था कि मैंने बनारस से भागवत भी हो चुकी है, पूरे गांव इकट्ठा हैं। और जहां रायपुर बिलाक के अंदर भैरवनाथ जी की एक असीम आशीर्वाद है, असीम वो है, आप मांगिए तो दिल से मिलता है। मैं जाता हूं, वहाँ बैठता हूं, हर शनिवार को मैं रात में बैठता हूं वहाँ से 10 बजे तक कंटिन्यू। तो मैं चाहता हूं कि भैरवनाथ एक है और वो धरोहर है। अब वो धरोहर को बचाना, माननीय जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो धरोहर बचाया जाए। अपनी टीम से भी निवेदन करूँगा, जहाँ के जो भी राजस्व के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिससे उसमें हमें तो जेल भी जाना पड़ा। मैं तीसरे दिन छूट के AP सिंह जी थाना प्रभारी थे, उन्हें पीछे ज़मीन कुशवाहा जी के है, उन्होंने आवेदन लगा दिया कि जुम्मन जबरन 603 में हमारी ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे हैं। वो कुछ नहीं माने। हम कहे मुझे अतिक्रमण की ज़रूरत नहीं है, नेशनल हाईवे पे मेरे पूर्वजों की बनी हुई है, मुझे जहाँ गोमती दुकान नहीं रखना है। मैं केवल मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, मंदिर का पूर्वजों का निर्माण कर रहा हूँ, नया में कोई पिलर नहीं गाड़ रहा हूँ कि नया, केवल वहाँ पुराने पिलर थे, उस पिलर में चाह रहा हूँ कि छत पड़ जाए। मेरी तो ये कल्पना है कि भैरवनाथ जी के सामने सीढ़ी दे दिया जाए। MPRDC से भी हमने बात किया था, और भैरवनाथ जी की मंदिर ऊपर कर दिया जाए। कई लोगों की वहाँ आस्था है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ राजस्व के जो अधिकारी हैं, माननीय दाऊ साहब जी से मैं निवेदन करूँगा कि ये प्राचीन धरोहर है और ये हम लोगों की पहचान है, मैं रहूँ ना रहूँ पर ये पहचान बचा के रखना है। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ बचना चाहिए, और उसमें सभी लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि वो रहना चाहिए, बचना चाहिए। सन 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव में आप जो कि निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह जी भी उस समय उम्मीदवार थे, और आप भी उम्मीदवार थे, और विधायक जी भी उम्मीदवार थे। फिर भी आप लोगों के बीच में देखा गया कि इतना क्लोज, इतना घनिष्ठ संबंध आज भी उसी तरह से है, ये कैसे संभव? देखिए, माननीय जी का जो विचार है, कई पार्टियों से दबाव आया, पर माननीय जी कभी इस विषय के लिए नहीं बोले कि आप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में कोई हमारा नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। वो उस चुनाव के दरमियान किसी प्रकार की हमारी उनसे बात नहीं हुई। रही बात माननीय जी से घनिष्ठता की, माननीय जी के यहाँ पूरे बिंद में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस कुर्सी में लोग माननीय जी बैठते हैं, उसके बगल में जो कुर्सियाँ लगी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आए, चाहे वो कोई क्षेत्रीय दूसरी दल का, दूसरे लोगों का दूसरा कोई जनप्रतिनिधि आए, चाहे जितना वजनदार जनप्रतिनिधि आए, उसी कुर्सी में बैठेगा, और चाहे गांव का एक गरीब आदमी जाएगा वही कुर्सी में बैठेगा। ये दाऊ साहब की पहचान है। वो सबको एक समान भाव से देखते हैं। और आज भी बिंद के अंदर, रीवे ज़िले की धरती के अंदर दाऊ साहब की जो कार्य करने की कार्यशैली है, आज भी वो जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार में बाकायदे हर चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और बराबर निराकरण करते हैं। कभी उनके मन में ये चीज़ें नहीं आई कि ये विपक्ष में कभी चुनाव लड़े थे, कि ये भविष्य में हमारा कभी नुकसान किए थे। ये कोई बात नहीं। गुड़ विधानसभा से वो गुड़ विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हैं, गुड़ विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं। गुड़ विधानसभा की जनता से उनका अटूट प्रेम है, और गुड़ विधानसभा से की जो जनता है वो भी एक फैमिली का संबंध रखती है माननीय दाऊ साहब से। तो बराबर कभी हमारे माननीय दाऊ साहब के मन में ये चीज़ें नहीं आई कि जो चुनाव लड़े हैं तो हमारा कभी नुकसान किए होंगे। नहीं, बाकायदे मैंने मिलने गया, और आज भी वही प्रेम है, और आज भी जनता का काम करने की जो शैली माननीय दाऊ साहब के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि दाऊ साहब के जाने के बाद ये कोई गतिविधि बाद में हो पाएगी, ऐसी कोई मेहनत कर पाएंगे। 85 वर्ष की उम्र में 5 बजे लोगों की जनसेवा करना, हमेशा एक सबको एक समान भाव से देखना, ये केवल दाऊ साहब में ही गुण है। और जगह मैं नहीं देखा। मैं कई जगह गया हूँ, पर और जगह मैं ये गुण नहीं देख पाया जो माननीय दाऊ साहब में देखा। बराबर एक कुर्सी होनी चाहिए, गरीब के लिए वही कुर्सी, अमीर के लिए वही कुर्सी, अरबपति के लिए वही कुर्सी, जो गांव का क्षेत्र गरीब ST SC OBC के जो लोग जा रहे हैं उनके लिए वही कुर्सी। बैठो, एक कार्य करने की शैली है। तो एक समान भाव से देखते हैं, और इसी समान भाव से दाऊ साहब के लिए मैं हमेशा रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग रहें। जैसा कि आज वर्तमान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, और आप भी नवयुवा हैं, और काफ़ी नौजवान जो हैं पढ़ लिख कर
रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं और हमारे रीवा ज़िले में जैसे कि सौर ऊर्जा प्लांट है और फैक्ट्रियां हैं, कुछ सीमेंट की फैक्ट्रियां भी, और बेरोजगारी कुछ हद तक तो मिटी है, लेकिन उस स्तर से अभी तक बेरोजगारी में अंकुश नहीं लग पाया है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रहा जहाँ सवाल सौर ऊर्जा प्लांट का, हमारे रीवा ज़िले में एक युवाओं के प्रति बड़ी वैसी विचारधारा है। मेरी जहाँ तक जानकारी में हम कम से कम 150 लोगों को माननीय साहब दाऊ साहब से कह के वहाँ एंट्री कराएं, और वहाँ गए, बाकायदे जाप पा गए। टोल प्लाजा में हमने कम से कम 20 से 25 लोगों के लिए वहाँ एंट्री कराया। लेकिन जाने के बाद एक थिंकिंग उनके मन में, जहाँ की युवाओं के मन में मात्र एक ये थिंकिंग है कि मैं रीवा का हूँ, मैं दाऊ साहब की सिफारिश से आया हूँ। तो जहाँ कार्य जिस गज से होना चाहिए वो गज से कार्य नहीं हो पा रहा, और उसके ना होने की वजह से लोकल बंदे किसी भी फैक्ट्री में बाहर के जो ठेकेदार हैं वो नहीं इंसेप्ट कर पा रहे हैं। मात्र जिस दिन ये विचारधारा करके वो कर लेंगे कि मेरी इससे रोजी रोटी जुड़ी है और मुझे ईमानदारी से 8 घंटे काम करना है, मैं किसकी सिफारिश से आया हूँ, ये भूल के काम करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बेरोजगारी क्षेत्र में जितने काम नए उद्योग लग रहे हैं, माननीय शुक्ला जी भी इस उद्योग लगाने के प्रति काफ़ी अग्रसर हैं, लगा रहे। मास केवल यही है, अगर माननीय शुक्ला जी किसी को लेटर भेज के वहाँ नौकरी जॉब दिला दी। अभी आपको मैं एक ताज़ा मुद्दा बता दूँ, हमारे एक ठाकुर साहब हैं, यहीं पास के ही, पैर से अपाहिज हैं, पिताजी को उनको कैंसर हो गया था, बोले टोल प्लाजा में नौकरी दिला दी। हम कहें चलिए ठीक है, माननीय दाऊ साहब से बात किए, तुरंत ज्वाइन हो गई। ज्वाइन होने के बाद उनके मन में ये धारणा बैठ गई कि यार मैं किनकी सिफारिश से आया हूँ, तो सोचिए कि पूरा टोल का काम प्रभावित करने लगे। इस वजह से यहाँ लोकल बंदे ले नहीं रहे हैं, और ना लेने की वजह से गांव में एक बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है कि हम बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं हर युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगा। लोगों के अंदर ईगो आ जाता है। हाँ, बस ईगो का है, बस ईगो का मामला ईगो का है कि मैं माननीय दाऊ साहब के कहने से आया हूँ, मेरी मर्जी होगी तो 5 घंटे नौकरी करूँगा, मेरी मर्जी हो नहीं, जब कोई दिक्कत आई तो फिर दाऊ साहब बोलेंगे। इस वजह से अब बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको काम चाहिए, टारगेट चाहिए, सब सारा मामला टारगेट का है। और जहाँ के जो लोकल बंदे जाते, 150 लोगों की मैं लिस्ट बना दूँगा, और माननीय दाऊ साहब के आशीर्वाद से वहाँ जाके वो नौकरी किए, भर्ती हुए, पर ईगो की वजह से छांटना चालू कर दिए। तो आज वही लड़के हैं। तो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं, पर एक समस्याएं मन में ये भी है, ये जहां के युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस व्यापार को करिए, आप जो काम करिए, आप अच्छा करिए, बुरा करिए, पर उस सब्र को साक्षी मान के अपने हृदय में ईमानदारी रख के जिस दिन आप कार्य करने लगेंगे, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कोई कंपनी वाला ये कह देगा कि आप लोकल के हैं, बाहर के हैं। कार्य करिए, और उस दिशा में कार्य जिस दिन करने लगेंगे उस दिन हमेशा सफल रहेंगे। लोकल को ही लोकल लोग तो और जल्दी ढूंढेंगे। यहाँ हमारे पीछे एक कॉलेज बन रही थी इनविस्टी, उसमें हमने कम से कम 50-60 लेबर डाले, पर लेबरों को यही से जुम्मन भाई भेजे हैं। अब जुम्मन भाई भेजे हैं तो पता, जब हम साइड में कभी पहुँचे तो कोई पीछे बैठा है, कोई इधर बैठा है। आज सारे यहाँ के लोकल हटा दिए हैं, टोटल छिंदवाड़े के लोग बैठे हुए हैं। अब कहते हैं जहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा। कार्य का दायित्व सौंपा गया, वो कार्य करना चाहिए। केवल ये रीवा जिले के अंदर केवल एक चीज़ का ईगो है कि मैं किसके भेजने से आया हूँ, ये भूल जाते हैं, और यही कमी है बेरोजगारी की, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी? देखिए, शिक्षा की जिस तरह से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मोहन जी अनवरत लगे हुए हैं, आज तो शिक्षा का ये आलम है कि जो सीएम राइस विद्यालय बन रही तो बसें लगा दी गई हैं सीएम राइस की। आप अपने घर से बैग लेके बैठ जाइए और बस। अब एक बात ज़रूर है, देखिए गांव-गांव बसें छोड़ने नहीं जाएगी, पर नेशनल हाईवे में कोई बच्चा पैदल नहीं चल पाएगा, ये बात के लिए मोहन जी की गारंटी है। और बाकायदे सीएम राइस विद्यालय बना रहे हैं, और उसके लिए बाकायदे माने वाहन लगे हुए हैं कि आप जाइए और पढ़िए। अब जो मेहनत करके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें रायपुर का एक इतिहास है, रायपुर में आप उठा के देखिए, लाल बहादुर सिंह जी के बालक है, नॉर्मली विद्यालय से पढ़े, कलेक्टर हैं। तो जो पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा, तो उसके लिए शिक्षा कोई अड़चन नहीं है। अब नहीं पढ़ेगा, सरकार के ऊपर आरोप है कि भाई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो अलग बात है। पढ़ने वाला विद्यालय लाइट के रोशनी में, चिमनी के रोशनी में पढ़ के IPS कलेक्टर हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि भाई मेहनत करिए। चिकित्सा पर क्या है राय? चिकित्सक में, हाँ, चिकित्सक में ज़रूर है, चिकित्सक में थोड़ी दिक्कतें हैं, ये बात, दिक्कतें हैं थोड़ा। संजय गांधी में इस वक्त थोड़ी सी समस्याएं हैं। अभी मैं आज सुबह की घटना था, सर्फ का एक मामला था, तो माने ये कंडीशन था कि जब उनको फ़ोन किया जाए तब डॉक्टर अवेलेबल हो रहे हैं, ये थोड़ा दिक्कतें हैं।
इसके लिए मैं ज़रूर, वो थोड़ा गंभीर विषय है कि चिकित्सक उस हिसाब से माने इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही जैसे होना चाहिए। जैसे कि आपके गांव से ही लगा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर, लगता है शायद आपके गांव का, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर की व्यवस्था पर कभी आपने वहां पर जाकर अपने निरीक्षण किया है कि देखा कभी? देखिए सामुदायिक, मैं तो कई बार गया हूँ, वहाँ रुका भी हूँ। रात में कोई डिलीवरी की अगर मान लीजिए कोई भी समस्याएं आती है तो हमारी युवा संगठन की टीम वहाँ अपने वाहन से लेके जाती है। कभी कभी एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती टाइम से तो हम लोग अपने ही वाहन में लेके जाते हैं। तो इसके पहले का भी हम जो देख रहे थे तो बहुत बड़ी दयनीय स्थिति थी। पर इस वक्त जी क्या है, आपकी न्यूज़ का वो है कि माननीय जी का दबाव है। क्या कारण है कि इस वक्त अभी मैं आज सुबह देख के आया हूँ तो मैंने इस तो असर है, मैंने ऐसा लगता है कि वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर प्रेम से बात कर लेंगे, मरीज़ से डायरेक्ट डॉक्टर की मुलाकात हो जाएगी, डायरेक्ट मरीज़ से डॉक्टर की जाके लाइन नहीं लगाना पड़ता है। तो अभी की जो व्यवस्थाएं रायपुर सामुदायिक भवन की है, कल्याण सिंह जी की आने की वजह से थोड़ा माने ठीक दिख रही है, बेहतर दिख रही है, सफाई के भी मामले में भी बेहतर दिख रही है, तो अभी तो ठीक है। जैसे कि कल एक आपके गांव का मुद्दा था, आपके ग्राम पंचायत में ही सड़क का मुद्दा था, वहाँ पर हमारी टीम आई जो कि आपके इसी गांव के रहने वाले हैं, और कल काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा थे और मीडिया के सामने बयानबाजी हुई और आप भी रहे, और शायद दूरभाष से सीओ, जनपद सीओ से बात की गई तो उन्होंने बोला कि आज इंजीनियर को भेजकर वहाँ सर्वे कराएंगे। तो उसमें प्रक्रिया कहाँ तक अभी हुई, कोई जानकारी है आपको? देखिए कल एक जो गांव का हमारे ग्राम पंचायत जुगनही का है, कुंभ की भीड़ हम लोग वहीं से पार करते थे और वहीं से कम एक दिन में 1700-1800 गाड़ियों को निकालते थे। तो वो रोड एक गंभीर विषय है। इस बात के लिए माननीय दाऊ साहब जी, गुड़ विधायक माननीय दाऊ साहब जी से भी बात हुई और दाऊ साहब सीओ साहब को लगा के बात किए कि कम से कम तत्कालिक व्यवस्था वहाँ मुरुम की डाल दिया जाए। आज 10 से 15 दिवस हो गया, इसके बाद भी सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है कि आखिर क्या कारण है। इसके पूर्व में वहाँ सुदूर सड़क का जो मामला था उसमें पैसा निकाल लिए, रोडें नहीं बना रहे हैं। अब वो रोड ग्राम पंचायत जुगनही के एक हृदय है, मैं नेशनल हाईवे से नेशनल हाईवे को जोड़ती है, ग्राम पंचायत पूरी वहाँ पे है। आज वहाँ 3400 की आबादी है, तो वो एक गंभीर विषय है और इस विषय के लिए माननीय सीओ साहब जी से कल बात हमारी हुई थी। अब उसमें देखते हैं 2-4 दिन अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो जहाँ वहाँ की जो आदिवासी जनता है, हर वर्ग की वहाँ पे जो जनता है, वो तो ये तैयारी बना रही है कि मैं वहाँ पे रोड में बैठूँगा, रोड में बैठने की तैयारी चल रही है। 1-2 दिन में आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि लोग रोड में बैठेंगे, पलायन कर रहे हैं। तो वो तो एक गंभीर विषय है, तो वो होनी चाहिए, तो एक गंभीर विषय है। तो इस विषय के लिए तो वहाँ की पब्लिक काफ़ी उग्र है। वहाँ नॉर्मली हम लोग तो जा ही नहीं सकते। कल तो वो 5-6 घटनाएं हो गई थी जिसके कारण मैं गया था और आपकी टीम से हमारी मुलाकात हो गई। तो वहाँ एक गंभीर विषय है, वहाँ जल्दी लोग नहीं जाते हैं, डर रहता है, इसलिए पब्लिक काफ़ी आक्रोशित है। 4-4, 5-5 घटनाएं हो चुकी। एम्बुलेंस वाले साफ मना कर, भाई एम्बुलेंस की भी गलती नहीं है, वहाँ जाने के बाद वाहन ही फंस रहे हैं। तो एम्बुलेंस वाले साफ कह रहे हैं कि भाई आप नेशनल हाईवे में लेके आइए, मैं जा रहा हूँ। तो सरकार की योजनाएं जो एम्बुलेंस वाली पहुंचती है, पर कीचड़ में तो नहीं पहुंच पाती, कीचड़ में तो पहिए नहीं पहुंच पाएंगे। तो कीचड़ की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं चाहूँगा सीओ साहब जी कि आप ध्यान दीजिए, और नहीं मैं ब्लॉक में पब्लिक लेके आऊँगा, 500 पब्लिक ब्लॉक में इकट्ठा करूँगा, बैठूँगा, क्योंकि माननीय जी के आदेश का आपने पालन नहीं किया है। तो ये गंभीर विषय है। जुम्मन भाई, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस समाज को, इस क्षेत्र को, विशेषकर आप नवयुवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ युवा समाज को और सभी वर्ग को कि सब एक साथ रहें, समाज में कोई जातिवाद का भेदभाव न हो, समाज में हर दूसरे का दर्द अपना दर्द एहसास हो कि दूसरे का दर्द अपना दर्द है, हमेशा सहयोग की भावना रहे। ये समाज के लिए एक संदेश है और समाज में चीज़ें होनी चाहिए। जब आप दूसरे का दर्द बांटना चाहेंगे तो अपना दर्द अपने आप बढ़ जाएगा, आप दूसरे की मदद करना चाहेंगे तो अपनी मदद अपने आप हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी से और समाज के हर वर्ग के लोगों से, अभी थोड़ा इधर 5 साल से एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला है, जात का बड़ा प्रचार हुआ है, जात का बेहद प्रचार हुआ। मुझे लोग कह देते हैं पाकिस्तानी है,
अभी चुनाव मेरी मैडम लड़ी थी, कहें कि आप किसी को भी वोट दे दीजिए लेकिन पाकिस्तानी से बचिएगा। अब लीजिए, अब उस कलंक को मैं कैसे भोगूं? उस कलंक को मैं कैसे भोगूं? अरे ऐसी नर्क जैसी ज़मीन में, ऐसी सरजमीन, नापाक सरजमीन जो साले अपने नहीं हो पा रहे हैं, वो भारत के लोगों को वहाँ पाकिस्तान में क्या जगह है? और मैं चाहूँगा भारत का जो ओरिजिनल मुसलमान है, मैं न तो वो आतंकवाद के साथ हो सकता, न तो वो पाकिस्तान के साथ हो सकता, न पाकिस्तान की आबरू के साथ हो सकता। मैं तो चाहता हूँ उसका नाम नापाक पाकिस्तान होना चाहिए। तो ये एक संदेश है कि भारत की सरजमीन से पवित्र, भारत की गंगा जमुनी से पवित्र, भारत में बहुक्षेत्री वाला राज, भारत जैसा प्रेम, भारत जैसे महापुरुष, भारत जैसे ऋषि मुनि, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दूसरी कोई कंट्री में होंगे। और भारत जैसी पवित्र भूमि, मैं मरने के बाद भी यही चाहता हूँ कि मेरी मिट्टी और मेरे कब्रिस्तान में लिखे चीज़ लिखना चाहिए कि भारत से पवित्र भूमि पूरे विश्व में नहीं है। जो भारत है वो कहीं वो चीज़ नहीं मिल सकती है। और भारत से एक अटूट लगाव होना चाहिए हर वर्ग के लोगों का। मैं अपने समाज के भी लोगों को कहता हूँ, तरह तरह के, अभी मैं कल एक न्यूज़ में देख रहा थे, इटावे में दूसरे राज्य के झंडा है। क्या है ये सब? विवादित जगह है। ऐसे कुछ समाज में हैं विवादित लोग जो विवाद की भावना रखते हैं। योगी जी का शासनकाल मैं तो मानता हूँ एक नंबर का शासनकाल था। जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, अरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक भी मुस्लिम समाज के लोग बता दें, अतीक जी बता दें कहाँ मैं हॉस्टल खोला हूँ। अभी बीच में ये एक वक्फ कमेटी का मामला उठा था, कई लोग हमसे वक्फ के बारे में बात किए कि वक्फ कमेटी का मुद्दा उठेगा, सारी वक्फ की संपत्ति मध्य प्रदेश शासन या केंद्र सरकार की हो जाएगी। रीवा ज़िले में 37 ठो वक्फ की संपत्ति है, 37 जगह वक्फ की संपत्ति है। अब 37 जगह का मालिक कोई ना कोई होगा। छोटी दरगाहें की जो दुकानें हैं वो सब किराए की दुकानें हैं। तो जो वक्फ की संपत्ति से आज तक जो वक्फ के मुखिया हैं, कितने गरीब मुस्लिम समाज के बच्चों की आपने शादी कराया? कितने गरीब मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए आपने हॉस्टल बनवाया? कितने गरीब मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए आपने शिक्षा वो किए? अरे आप नहीं करते तो कम आप अपनी समाज के 10 बच्चों की भी मदद कर लेते तो 10 बच्चों का भार माननीय मोहन यादव जी कम हो जाता। आप बनाइए IPS बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। क्या कोई हम मना थोड़ो कर रहे हैं? तो इस तरह से संपत्ति में, खुद अपने यूज में संपत्ति ले लेने में, सरकार इसके बारे में अगर जानकारी रख रही है तो क्या बुरा रख रही है? मैं सरकार के समर्थन के साथ में हूँ, अजय होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सबकी है भाई। प्रधानमंत्री आवास हमारे ग्राम पंचायत जुगनई में अभी हम देखें 55 लोग हैं, 55 लोग मुस्लिम हैं। अब बराबर समग्र ID में जुड़ता है नाम। कोई नहीं कहते कि मुस्लिम को आगे मिलेगा पीछे मिलेगा। शासन की एक योजना बता दें जिस योजना में ये लिखा हो कि मुस्लिम को लेट मिलेगा, तो हम तो एक नारा लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। गलत जो करेगा उसका होगा सर्वनाश। गलत ना होना चाहिए। आप करिए ना, समाज के साथ काम करिए। तो इसलिए वक्फ वाला जो मुद्दा है श्योर है, होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति शासन की जानकारी में होना चाहिए। भाई सरकार अगर आपको पानी दे रही, इलाज दे रही, रोड दे रही, सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही, तो सरकार मुझसे अगर जानकारी ले रही कि भाई कितने ज़मीन, कितने एकड़ के आप मालिक हो, तो मुझे बताने में क्या दिक्कत है? बताना चाहिए। तो मैं उस मुद्दे के साथ में हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आज तक जिन्होंने वक्फ की संपत्ति ले रहे हैं वो उस वक्फ की संपत्ति से, हम चलिए ठीक है मान लीजिए जात का इशू आ गया कि मुस्लिम समाज है, वक्फ मुस्लिम ही रहेंगे, रहे मुस्लिम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुस्लिम से मुस्लिम का उद्धार होना चाहिए ना। तो आज तक एक लिस्ट में आप बता दीजिए किसी ने मुस्लिम, आज ही मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे हैं बेचारे, पढ़े हुए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, कोई बल्टी तगाड़ी बेच रहा, कुछ वो कर रहा, उनके लिए अच्छी हॉस्पिटलें खोलिए ना, अच्छी स्कूलें खोलिए, बढ़ाइए उन बच्चों को। आप वही पैसे से पढ़ाइए, उस पैसे का हिसाब दीजिए सरकार को कि हमने वक्फ से इतना पैसा कमाया, इतना मुस्लिम समाज की बच्चियों के शादी में लगा दिए। फिर सरकार उसमें इंटरफेयर करे कि नहीं मुस्लिम समाज की शादियों में नहीं लगाना है। हम माने कि वक्फ कमेटी, वक्फ का जो बिल आ रहा है वो गलत है, तो मैं उसके साथ में हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा कानून बनना चाहिए। भारत की संपत्ति भारत सरकार के अगर अंडर में नहीं रहेगी तो एक निजी संशोधन लोगों के बीच में रहेगी, ये क्या मामला है? भारत तो भारत की संपत्ति है, भारत सरकार के अंडर में रहेगी। राज्य की संपत्ति है, राज्य सरकार के अंडर में रहेगी, और रहना चाहिए। तो इसलिए मैं उसके साथ में हूँ, वक्फ के बिल के साथ में हूँ, और इस वजह से साथ में हूँ कि उसका यही है भाई, आपने खुद अपने समाज का भला करिए ना। तो आज तक अपने समाज के भला की एक लिस्टें बता दीजिए
20 साल, 25 साल, 30 साल। भाई वक्फ तो आज तो वक्फ कमेटी बनी नहीं है, बरसों से वक्फ कमेटी बनी हुई है। तो बताएं कि आप कितनी हॉस्पिटलें खोले हैं, उसमें कितने बच्चों को शिक्षित किए हैं। ये जांच का विषय है, इसलिए बिल होना चाहिए। सरकार की संपत्ति है, सरकार को मिलना चाहिए। सरकार उसमें एक समान, सबको एक समान निगाह से देख रही है। सरकार, हमें तो नहीं लगता किसी कोई मुस्लिम को परेशान कर रही है। सरकार उनको परेशान कर रही है जो समाज में दरिंदे बैठे हुए हैं। और दरिंदों को मैं चाहता हूँ कैसे दरिंदों को परेशान करना चाहिए, वो चाहे जिस जाति धर्म का हो। बस यही लड़ाई है मेरी, केवल यही लड़ाई है। इसी वजह से मुस्लिम समाज मुझे कम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अदर समाज मुझे गोद में लेके बैठे हुए हैं। बस यही विडंबनाएं हैं। जैसा कि आप लोगों से ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे हैं और आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य को लेकर आप जैसे कि कुछ संगठन चला रहे हैं, अभी आपने बताया समाज की सेवा कर रहे हैं, कुछ योजनाएं निकट भविष्य को लेकर आपके अंदर कुछ ऐसी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं जो कि चाहेंगे कि निकट भविष्य में हम ऐसा कर पाएँ? देखिए, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और आज भी सिंपल किसान का जीवन जीता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ढूंढ लिया और मैं पहली बार न्यूज़ में बैठ रहा हूँ। तो मैं अपने संगठन के लिए एक काम ज़रूर कर रहा हूँ। संगठन में एक मैं डोनेट संस्था चलाने वाला हूँ। सावन के 1 तारीख से जन्माष्टमी के तत्काल बाद मैं इस विषय में काम करने जा रहा हूँ कि जो मेरी 150 लोगों की एक टीम है, तो 150 लोगों की टीम में उसमें 97 लोग मैं चिन्हित कर चुका हूँ। 97 लोग डोनेट की व्यवस्था में हैं। ब्लड डोनेट? हाँ, ब्लड डोनेट नहीं, पैसा डोनेट, पैसा डोनेट की व्यवस्था में है। कुछ बच्चे बेचारे श्रम डोनेट की व्यवस्था में हैं। काम बता दिया जाए तो वो काम करेंगे। वो कह देंगे आपकी बच्ची की शादी में पानी पिलाएंगे तो पानी पिलाएंगे, आपकी बच्ची की शादी में दरी बिछाएंगे तो दरी बिछाएंगे। माने ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो जो 97 लोग मेरे युवा संगठन की कमेटी में है, मैं उनसे एक चीज़ का भी मैं कर रहा हूँ कि मैं एक खाता खुलाने जा रहा हूँ और हर महीने 1000 रुपये हम लोग जमा करेंगे तो 97,000 रुपये पैसा होगा। अब वो पैसा 5-5 लोगों के बीच में, कि ये 5 लोगों की ये टीम है, आपको ये छोटा सा व्यापार करना है। 150 लोग आपकी मदद में रहेंगे। 150 लोग साबुन लेना होगा तो आपके साथ में लेंगे। लेकिन वही 5-5 लोग जब अगले महीने फिर पैसा जमा होगा तो फिर 5 को दे दिया जाएगा कि ये 5 लोग आप इससे व्यापार करिए। तो असल में मैं चाह रहा हूँ कि अपनी कमेटी को 1-1 लाख रुपए का 5 लोगों के बीच में एक व्यापार दे सकूं। इस भी अपनी मजबूत। हाँ, तो इससे भविष्य में क्या सबसे बड़ी विडंबना ये हो जाती है कि अगर हमें किसी दिशा में काम करना है, किसी पार्टी से अगर मान लीजिए हम जुड़ गए तो लोग कहें कि उस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के, पार्टी की सील लग जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्वतंत्र रहे, ये स्वतंत्र रहे। जहाँ इनको अच्छा लगे, जिस पार्टी में अच्छा लगे, जिस व्यक्ति पे अच्छा लगे। पार्टी की विचारधाराएं अलग है, संगठन की विचारधाराएं अलग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे 5-5 लोगों का किया जाए। अब ये अलग बात है कि दाऊ साहब जैसे अटूट प्रेम करने वाले, जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करने वाले, पार्टी से अलग बात करने वाले, अभी हमारी कमेटी कंटिन्यू दाऊ साहब को लाइक कर रही है, दाऊ साहब के निर्देश पे चल रही है। पर इस वजह से नहीं चल रही है कि सारे 150 लोग सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस वजह से नहीं कर रही। इस वजह से कर रही है कि दाऊ साहब सबको एक समान कुर्सी में बैठाते हैं, एक समान कप में सबको चाय पिलाते हैं, एक समान सबको बराबरी में बैठाते हैं, इसलिए दाऊ साहब के साथ काम कर रही है। जिस वक्त दाऊ साहब, हमें नहीं लगता कि दाऊ साहब के बाद कोई इस व्यवस्था को संभाल पाएगा। मैं तो देखा हूँ लोग बैठे हैं, कोई कमेटी से माने कोई ST SC या गरीब किसान से कोई ऊपर आ गया तो उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं अलग है। पर दाऊ साहब में ये नेचर नहीं है। एक कुर्सी फिक्स है, मैं जब से देख रहा हूँ फिक्स कुर्सी है। कुर्सी टूट गई, बदल गई, वो अलग मामला है, पर बैठेंगे सब, आइए बैठिए, आइए बैठिए, माने सबको यही भाषा, सब एक बराबर है। इसलिए दाऊ साहब से अटूट प्रेम कर रही मेरी युवा संगठन की टीम, और आज भी प्रण है। मैं जन्माष्टमी में कार्यक्रम मनाता हूँ, कई बार ऑफर आए, एक दो बार माने दाऊ साहब का यहाँ आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो गया, नहीं हो पाया, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ थे तो भोपाल में थे, नहीं आ पाए, तो माने मुखिया फिर दूसरा नहीं बनाया गया। ये मेरी पूरी कमेटी कर रही। जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम युवा संगठन मना रही है तो उसके मुखिया दाऊ साहब हैं, वो संरक्षक सदस्य हैं मेरी कमेटी के। हम लोग कभी भी उनको विधायक की हैसियत से नहीं देखें कि गुड़ क्षेत्र के वो क्षेत्रीय विधायक हैं, इस हैसियत से मेरी कमेटी देखी ही नहीं। और मेरा जहाँ व्यक्तिगत मान लीजिए वो है मेरा व्यक्तिगत, तो मैं तो एक पिता की भांति देखता हूँ कि मेरे पिता तुल्य हैं।
और उस भाषा मैं पार्टी के हिसाब से कभी नहीं देखा, पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के हैं कि उसके वो करें। और आज भी दाऊद साहब का भी ये सख्त निर्देश है, आज बुरे के लिए सिफारिश न कराइएगा, अच्छे के लिए 24 घंटे दरवाज़ा खुला है, आप चले आइएगा। तो आज तक रायपुर में कम से कम 50 घटना मेरे ही समाज के लोग, मेरे समाज के लोग क्यों मुझे बुरा कह रहे हैं? उसका मेन रीज़न है भाई, मेरे समाज के लोग बहुत सारे हैं रायपुर में, कोरेस का मामला, दारू का मामला, गांजे का मामला, गोलियों का मामला। अब मेरे कुछ खास रिलेशन के हैं, बोले अगर एक बार आप दाऊद साहब से कहते हो सकता है दाऊद साहब छोड़ दें। हम कहें भागवत नहीं बाँचते हैं, दूध आप नहीं बेचने जाते हैं कि मैं सिफारिश करूं। जिस वक्त आप दूध बेचने जाएंगे, आप कोई दुकान खोल के बैठ के जाएंगे, उस वक्त अगर रायपुर की पुलिस आपको परेशान करेगी, आप बताइएगा। उसके लिए दाऊद साहब बैठे हैं, गलत काम के लिए दाऊद साहब के लिए दरवाज़ा बंद है। और हमेशा दाऊद साहब की कई बार वो बोले भी हैं कि हम क्षेत्र में देखिए नशेड़ी गुंडा मवाली नहीं पालते, समाज के लिए कार्यकर्ता पालते हैं, और समाज के कार्यकर्ता की भांति जो मेरे दरवाजे में आएगा वो मेरा है, वो किसी पार्टी का हो, इससे मतलब नहीं, किसी जात के हो, ये मायना नहीं रखता। समाज का बन के आना चाहिए, और जिस वक्त समाज के आप बन के आओगे उस वक्त मेरे हो, और बराबर वो एक समान भाव से बैठाते हैं। 20 साल का बच्चा भी चला जाए उसको भी कुर्सी में बैठाते हैं, 80 साल का आदमी चला जाए उसको भी कुर्सी में बैठाते हैं। जो 20 साल के बच्चे से भी सवाल करते हैं कि हाँ क्या काम है, वो 80 साल के भी लोगों से सवाल करते हैं क्या काम है। 20 साल वाले को भी नहीं डेट देते हैं कि अभी नहीं होगा, 80 साल वाले को भी कहते हैं नहीं होगा। जो काम नहीं होना होगा उसी वक्त कह देते हैं नहीं होगा, जो होना होगा तो एक समान भाव से हाँ जाइए ये काम होगा, और होता है। और जनता, गुड़ की जनता इसीलिए उनको अपनी, कभी भी गुड़ की जनता तो विधायक मानती नहीं, गुड़ की जनता तो उनको अपना परिवार मानती, फैमिली मानती है, वो एक फैमिली से हैं, तो एक फैमिली मेम्बर हैं और फैमिली के बड़े हैं, गार्जियन हैं, और गुड़ की जनता एक फैमिली की भांति उनको चाह रही है। और जब कभी भी आएंगे तो वही फैमिली के हिसाब से फिर आएंगे, और जब फिर आएंगे तो फिर यही फैमिली आशीर्वाद देगी। और रहे जैसा कि हमारे बीच में युवा समाज से भी जुम्मन खान जी जुड़े हुए थे, हमारे बीच में थे, आज उनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, और हर एक पहलू के बारे में उनसे चर्चा की गई, चाहे वो समाज, क्षेत्र, राष्ट्रीय स्तर तक की भी यहाँ पर बातें हुई, और हर एक पहलू की बात उनसे हुई, चाहे वो धर्म के मामले को लेकर हो, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, हर पहलू पर उनसे चर्चा की गई और उनसे वार्तालाप चैनल के माध्यम से की गई। और बहुत अच्छा लगा कि आज वक्त मिला उनसे सीधे जुड़ने का चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।